हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सोनू आसीवाल आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये वीडियो है जो हमारा इतिहास से संबंधित रहेगा। इसमें हम जालोर के इतिहास की बात करेंगे। जालोर के इतिहास की हम बात करेंगे। इतिहास से संबंधित जो हम बात करें कि अतीत में जो बीता हुआ होता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। ऐसे ही कुछ संबंधित हमारे जालोर रियासत है जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। प्राचीन में यह अरावली पर्वत जो श्रृंखला थी उसके पदगिरी क्षेत्र में स्थित थी यह रियासत। हम बात करते हैं, देखो जालोर रियासत के बारे में हम बात करेंगे, इसकी भौगोलिक परिस्थिति जानेंगे, फिर उसके बाद हम इतिहास पर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं जालोर के इतिहास के बारे में। तो ये जालोर के इतिहास में हम अगर बात करें ये इस तरीके से हम बात करें, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस माध्यम से राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में होके अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है। और इस श्रृंखला में हम बात करें, ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में यहाँ जो रियासत है ये प्राचीन जो समय था उस समय हम बात करें, वर्तमान में तो इसे जालोर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे जालोर के नाम से जाना जाता है जो एक जिले के रूप में इसका गठन किया गया है। हम बात करते हैं प्राचीन समय में इस क्षेत्र में एक ऋषि हुए थे। इस क्षेत्र में ऋषि हुए थे और उस ऋषि का नाम था जाबाली। उस ऋषि का नाम था जाबाली। अब जैसे जैसे ये महात्मा ऋषि यहाँ पे रहने लगे तो इस क्षेत्र का नाम ही जो नाम रखा गया था उसका नाम था जाबालीपुर। इन ऋषियों के कारण जो ऋषि रहते थे, ऋषि हुए यहाँ पे जिसका नाम था जाबाली। इसके साथ और भी ऋषि थे, इस क्षेत्र में रहने लगे और इस क्षेत्र का नाम धीरे धीरे परिवर्तित होकर जाबाली जो ऋषि था उसी के नाम पर जाबालीपुर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक बार पूरा देख लो। ये जो रियासत है ये ध्यान रखना अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती थी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के गिरिपद की श्रेणी में आती है। ये रियासत जो जालोर रियासत है, वर्तमान में इसका जालोर के रूप में जिला गठित किया गया है। वर्तमान समय में तो इसे जालोर के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जाबाली नाम का एक ऋषि रहता था, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर रखा गया। ध्यान रखना, अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत यह दुर्ग आता है जिसका नाम आता है जालोर दुर्ग। एक दुर्ग आता है जिसका नाम है जालोर दुर्ग जो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्षेत्र का नाम। तो नाम इस क्षेत्र का या भूभाग का नाम पड़ गया जाबाली ऋषि के कारण जाबालीपुर। और उसके बारे में अगर हम बात करें कि और जानकारी इसकी कहां से मिलती है, और जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें कोई शिलालेख होगा कि इस क्षेत्र के बारे में जो जानकारी है या तो कोई शिलालेख है या कोई अभिलेख है या फिर यहाँ पे कोई राजवंश ने निवास किया था, जो यहाँ पे जो भी आक्रमण है उनके कारण इस क्षेत्र को काफी प्रसिद्धि मिली। तो हम बात करते हैं जो जाबालीपुर नाम है, हम बात कर रहे हैं इतिहास का स्रोत कहां से मिला। इतिहास के स्रोत के बारे में हम चर्चा करें तो एक शिलालेख है
शिलालेख, शिलालेख का मतलब ये होता है कोई बड़ा पत्थर जिसमें राजवंश, जो भी राजा, राजवंशों के जो भी राजा होते थे उनके सामंतों या मजदूरों द्वारा उस शिला पर, उस पत्थर पर टाँकी हथौड़ों के द्वारा अपने पिछले जो भी दादा परदादा जो भी थे उन्होंने जो भी प्रसिद्धि पाई उनको उस शिलालेख पर लिखवा देते थे, अंकित करवा देते थे। और वही इतिहास में प्रसिद्ध, उन वही पत्थरों ने, वही शिलालेखों ने इतिहास में प्रसिद्धि पाई, उनको कहा जाता है शिलालेख। किसकी प्रसिद्धि मिली? शिलालेखों की प्रसिद्धि मिली। अब हम बात करें जाबालीपुर के बारे में कि जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है, वो है बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख है, ये वर्तमान में हम बात करें भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है और इसके पास में ही एक पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। जो हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे, वहाँ की जो हम बात करें रानियां थी उनके द्वारा बनाया गया था पार्श्वनाथ का मंदिर। बिजोलिया शिलालेख है वो भीलवाड़ा में स्थित है। हम इसका समय बात करें 1170 में इसको अंकित किया गया था और लगभग इसमें हम बात करें 13 पद है। पदों की संख्या कितनी है? 13। भाषा इसकी हम बात करें, भाषा है संस्कृत भाषा में अंकित है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके रचयिता है गुणभद्र सूरी। साथ के साथ लिखते रहना, गुणभद्र सूरी इसके लेखक हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, 13 पद है, 1170 में लिखा गया था। अगर इसकी खुदाई की बात करें, इस शिलालेख की खुदाई की गई थी केशव के द्वारा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है केशव के द्वारा इस शिलालेख की खुदाई की गई थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हम अब पुनः आ जाते हैं जालोर के इतिहास पर। तो जालोर के इतिहास की अगर हम बात करें, जो जाबालीपुर नाम है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जाबालीपुर क्षेत्र है, भूभाग है, उसका वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो उसका वर्णन हम बात करें बिजोलिया शिलालेख में जाबालीपुर नाम मिलता है। जो जालोर, वर्तमान में जालोर जिला है, जालोर जिले जो मेवाड़ के अंतर्गत आता था पहले, उसके पास में जो स्थित भूभाग है उसको जाबालीपुर नाम रखा गया। और उसका वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख की हम बेसिक सामान्य बात करें तो 1170 में इसका समय है, 13 पद है, 13 पदों में अंकित किया गया है। और भाषा की बात करें संस्कृत, और जो लेखक है, रचयिता है गुणभद्र सूरी है, खुदाई की केशव द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस भूभाग का नाम जाबालीपुर पड़ गया। और वर्तमान में अगर हम बात करें, उसी समय जो प्राचीन क्षेत्र था वर्तमान में, तो इसका नाम जालोर रख दिया गया है, या जालोर के रूप में, जालोर जिले के रूप में इसका गठन किया गया है। अब हम बात करें, और अगर बात करें इस क्षेत्र में, कौन से में? अरावली वाले भूभाग में। अरावली वाले भूभाग में अगर हम बात करें, एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता था, उस वृक्ष का नाम है जाल वृक्ष। इस वृक्ष की बहुतायत के कारण कई बुकों में, जो किताबें हैं, गाइड में मिलता है कि जाल वृक्ष के कारण, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जाल वृक्ष के कारण थे, इस कारण इसका नाम जाबालीपुर रखा गया। जाबालीपुर नाम रखा गया किस वृक्ष के कारण? जाल वृक्ष के कारण। अब यहाँ पे एक दुर्ग स्थित है। अब हम जो भौगोलिक परिदृश्य की जो बात थी वो हमने कर ली इसके बारे में। अब हम इतिहास की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। यानी अब हम बात करें, यहाँ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के कुछ उपनाम है, अरावली के समकक्ष स्थित है। इस दुर्ग के नाम हम बात करें, एक तो है स्वर्णगिरी, दुर्ग स्थित है इसी क्षेत्र में, स्वर्णगिरी। एक है कांचनगिरी, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी, और एक है सोनगिरी। इधर देखना दोस्तों,
मैं बात कर रहा हूं स्वर्णगिरी, एक आता है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग, स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग। ये इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना आप। स्वर्णगिरी जैसलमेर और सुवर्णगिरी जालोर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसी के तहत ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो और गलत आंसर दे, और कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं से है लाइन से दूर हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, अगर ये वाला से आ जाए स्वर्ण, स्वर्णगिरी है सोने का सू, वो है जैसलमेर, और सूर्य वाला है वो है जालोर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखना। अब हम बात करते हैं स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग को कहा जाता है कांचनगिरी कहा जाता है, सोनगिरी यानी स्वर्णगिरी होने के कारण इसका तथ्य मिलता है कि स्वर्णगिरी, या हम बात करें यहाँ पे जो चौहान रहते थे, चौहान जो रहते थे यहाँ पे, इस स्वर्ण दुर्ग के कारण, स्वर्ण दुर्ग के आसपास होने के कारण यहाँ के चौहानों को नाम दे दिया सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान। आया कुछ समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं स्वर्णगिरी जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग के आसपास रहने के कारण, यानी सीधी सीधी हम बात करें इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है जालोर दुर्ग को। और ये स्वर्णगिरी है, इस दुर्ग के आसपास, स्वर्णगिरी दुर्ग के आसपास जो चौहान रहते थे, वो उन चौहानों को इस दुर्ग के आसपास रहने के कारण सोनगरा चौहान नाम दिया गया, सोनगरा चौहान के नाम से जाना जाने लगा। यानी जालोर के सोनगरा चौहान निवास करते थे, कहां पर? जालोर में। ठीक है, जालोर में सोनगरा चौहान निवास करते थे। अब हम बात करते हैं कि यहां इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात करते हैं अब मेवाड़। मेवाड़ में एक रियासत थी जिसका नाम था नाडोल। यहां पे इधर ये हो गया जालोर अपना, और इधर यहां एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है नाडोल, नाडोल। और नाडोल का एक शासक था जिसका नाम था अल्हण, अल्हण शासक था। इस अल्हण द्वारा मैं बात करूं, उस समय मेवाड़ में जो राजा थे जिसका नाम था समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह, सॉरी सामंत सिंह है, सामंत सिंह। यहाँ पे सामंत सिंह तथा इसका पुत्र था जिसका नाम था कुमार सिंह, कुमार सिंह, दोनों शासन कर रहे थे। यहाँ पे बताया जाता है ये राजकुमार था, यानी इसका विवाह नहीं हुआ था, और सामंत सिंह यहाँ पे शासन कर रहा था। इस सामंत सिंह ने आक्रमण कर दिया किस पर? नाडोल पर, और इसका पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल, पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल। बात है 1181 की। 1181 में हम बात करें, नाडोल पर आक्रमण किया मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़, मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था सामंत सिंह, पुत्र था कुमार सिंह। इन्होंने आक्रमण किया नाडोल पर। नाडोल का शासक था अल्हण और इसका पुत्र था कीर्तिपाल। बताया जाता है अल्हण इस युद्ध में मारा जाता है 1181 ईस्वी में। और ये जो कीर्तिपाल था, कीर्तिपाल यहाँ से भागकर आ जाता है जालोर। कहाँ गया? जालोर, यानी इस क्षेत्र से भागकर जालोर आ गया। और जालोर में बताया जाता है जो चौहान वंश है 1181 में कीर्तिपाल द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सोनगरा चौहान या
जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल। राजस्थान पुलिस 2011 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि जालोर में सोनगरा चौहान के संस्थापक कौन थे? सोनगरा चौहानों के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोबारा देख लो एक बार पुनः। हम बात कर रहे थे नाडोल एक रियासत है जो मेवाड़ में पड़ती है, उसी के तहत मेवाड़ में जो उच्च राजाओं में थे सामंत सिंह और कुमार सिंह दोनों शासन कर रहे थे। बताया जाता है सामंत सिंह ने आक्रमण कर दिया नाडोल पर। नाडोल के शासक है अल्लण और अल्लण के पुत्र थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल यहाँ से भागकर जालोर आ गए। जालोर में चौहान वंशों की जो सोनगरा चौहान थे, सोनगरा चौहान की स्थापना जालोर में कीर्तिपाल द्वारा 1181 में की गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब बात करें हम जो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल शासक बन गया। कहाँ का? जालोर का। जालोर का कीर्तिपाल शासक बन गया और बताया जाता है ये इनकी एक उपाधि मिलती है और ये उपाधि थर्ड ग्रेड 2007 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनकी उपाधि है कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा किसकी उपाधि है? कीर्तिपाल की। कीतु एक महान राजा किसकी उपाधि है? कीतु एक महान राजा किसकी उपाधि है? कीर्तिपाल की। और ये थर्ड ग्रेड 2007 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नोटेड कर सकते हो आप इस चीज को कि कीर्तिपाल की उपाधि कीतु एक महान राजा, ठीक है। और ये दी थी जो है मुहनोत नैन सिंह द्वारा इनको कीतु एक महान राजा की उपाधि दी गई। अगर हम बात करें मुनोत नैनसी की उपाधि की अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे हैं कीर्तिपाल था जो चौहान जालोर में सोनगरा चौहानों के संस्थापक थे। 1181 में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी उपाधि की बात करें कीतु एक महान राजा जो किसके द्वारा दी गई थी? मुनोत नैनसी द्वारा। मुनोत नैनसी की उपाधि की हम बात करें, उपाधि मुनोत नैनसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुनोत नैनसी को। और ये सबसे पहले कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल सर्वप्रथम कहा था। सर्वप्रथम मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर हम इसके ग्रंथ की बात करें तो इसके दो ग्रंथ थे, मारवाड़ परगणारी विगत और नैनशीरी ख्यात। मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले इधर लिख देता हूं मैं ग्रंथ किसके? मुनोत नैनसी द्वारा जो ग्रंथ है उनकी हम बात कर रहे हैं। मुनोत नैनसी द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी हम बात करते हैं ग्रंथ। यहीं लिख देता हूं मैं ग्रंथ। आप इनको साथ साथ में उतार सकते हो। ग्रंथ है नैनशीरी ख्यात और एक है मारवाड़ परगणा विगत। मारवाड़ विगत नैनशीरी ख्यात, दो ग्रंथ लिखे हुए हैं इसमें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये जो नैन श्री ख्यात है और मारवाड़ परगना निर्विगत, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी करेंगे कि ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मुनोत नैनसी। उसके बारे में हम मारवाड़ के जो मारवाड़ का इतिहास है उसमें हम अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करें इससे आगे जो भी शासक आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। इससे आगे कौन कौन से शासक आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो आया था समर सिंह, उदय सिंह, एक आता है चाचिक देव, एक आता है सामंत सिंह। अब ये सामंत सिंह का पुत्र है जिसका नाम है कानड़ देव। सामंत सिंह का पुत्र है जिसका नाम है कानड़ देव। हम बात करते हैं, ये लगभग अगर हम बात करें 1296 की बात है। 1296 में इसने अपना पद कार्यभार संभाल लिया था। 1296 से लगभग ये 1311 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम शासकों की बात करें, कीर्तिपाल के बाद आया समर सिंह के बाद उदय सिंह के बाद चाचिक देव, सामंत सिंह और कानड़ देव। सबसे प्रतापी शासक, सबसे योद्धा जो शासक थे, सबसे हिम्मत वाले जो भी शासक थे वो थे कानड़ देव के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ जानेंगे। कानड़ देव अगर पदभार की अगर हम बात करें तो 1296 में इसने जो अपना कार्यभार था वो ग्रहण कर लिया था। और अगर हम बात करें 1305 से 1311 तक इसका प्रमुख कार्यकाल माना जाता है। 1305 से 1311 तक इसका प्रमुख कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात करते हैं, देखो इसी के समकालीन हम दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में इस समय सल्तनत काल की अगर हम बात करें, सल्तनत काल था उस समय। सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो जब 1305 में, कब 1305 में कानड़ देव शासक बना था, तब दिल्ली का शासक था उस समय अगर हम बात करें एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में भी एके है, एके बोले तो अरविंद केजरीवाल। और उस समय 1296 1305 के समथिंग हम बात करें, उस समय एके था अलाउद्दीन खिलजी। अगर सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश था, फिर उसके बाद आया खिलजी वंश। अगर हम बात करें गुलाम वंश रहा था, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, 1290 ईस्वी तक। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था हम बात करें वो था जेके। मैं शॉर्ट में नाम बता रहा हूं आपको, जब कभी भी मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं जेके बोलता हूं सीधा ध्यान रखना जलालुद्दीन खिलजी, एके बोलता हूं तो सीधा आपके दिमाग में ये जाना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। दैट्स ऑल, आपके समझ आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं 1105 में कानड़ देव जो जालोर के शासक बन चुके हैं, उसी के समय दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी वहां के शासक थे। अगर सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो सल्तनत काल रहा था 1106 से 1556 तक। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक रहा था।
1526 में अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह बाबर आ जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आगे। हम बात करते हैं 1206 से 26 तक दिल्ली सल्तनत रहा था, उसमें गुलाम वंश आया। गुलाम वंश रहा था 1206 से 1290 तक, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश आया, 1290 से 1320 तक रहा था। अब हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, और इसका भतीजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें रिश्ते की, अगर दोनों की बात करें, एक रिश्ते से तो ये था इसका ससुर और एक रिश्ते से था ये इसके चाचा, ठीक है। इसके बारे में हम ज्यादा परिचर्चा नहीं कर सकते रिश्ते के बारे में। आप ये ध्यान रखना, एक रिश्ते से था इसका ससुर और एक रिश्ते से चाचा, ठीक है। जे के मैं जब भी बोलूंगा जलालुद्दीन खिलजी, ए के मैं जब भी बोलूंगा अलाउद्दीन खिलजी, आपको याद रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है 1305 के समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी या ए के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम शासन की बात करें तो 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक, इसको आप नोटेड कर लेना। ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था समय। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थी बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक था हमारा, उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका शासक था ए के यानी अलाउद्दीन खिलजी। हम बात करते हैं 1299 घटना है। कब की घटना है? 1299 ईस्वी, 1299 ईस्वी की घटना। 1299 ईस्वी की घटना है। 1299 ईस्वी घटना क्या है? हम बात करते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे मेवाड़ का उस समय शासक था समर सिंह। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं जालोर का शासक हो गया कानड़ देव, ठीक है। और यहाँ पड़ता है गुजरात। ध्यान देना दोस्तों, गुजरात। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दो सैनिकों के साथ 1299 घटना बता रहा हूं आपको कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दो सैनिक, इसके दो सैनिक हैं, एक का नाम है उल्लुक खां, साथ के साथ लिखते रहना उल्लुक खां, और दूसरा था नुसरत खां। उल्लुक खां और नुसरत खां द्वारा बताया जाता है यहाँ पे आक्रमण किया कहाँ पे? गुजरात में आक्रमण करने की रणनीति बनाई जाती है। अलाउद्दीन ए के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उल्लुक खां और नुसरत खां को अभियान के लिए भेजा जाता है, और वो अभियान था गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के तहत दोनों को भेजा गया, और यहाँ से रास्ते में पड़ता था मेवाड़। बताया जाता है मेवाड़ के समर सिंह शासक थे। समर सिंह शासक, ये ध्यान रखना, हम जब मेवाड़ का शासक पढ़ेंगे तब भी आएगा, आप इसको नोटेड कर लेना कि समर सिंह द्वारा जो इन दोनों की सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण करने के बाद उल्लुक खां और नुसरत खां हार गए। उल्लुक खां और नुसरत खां हार गए तथा हार स्वरूप इन्हें टैक्स देना पड़ा। किसको? समर सिंह को। फिर दोबारा ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात अभियान के लिए उल्लुक खां और नुसरत खां के साथ संयुक्त सेना भेजी गई। बीच में यहाँ मध्य में जैसे रास्ता पड़ता था मेवाड़ पड़ता था। मेवाड़ के शासक थे समर सिंह, और समर सिंह द्वारा आक्रमण कर दिया गया उल्लुक खां और नुसरत खां पर। हार स्वरूप इनको टैक्स भरना पड़ा, और टैक्स भर के ये आगे यहाँ पे इधर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सोमनाथ, यहाँ के शासक थे करण सिंह, यहाँ के शासक थे गुजरात के शासक थे करण सिंह बघेल।
करण सिंह बघेल, करण सिंह बघेल द्वारा करण सिंह बघेल पर इनका आक्रमण हुआ। करण सिंह बघेल हारे गए और यहाँ पे एक मंदिर आता है जिसका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर को इनके द्वारा लूटा जाता है और यहाँ से शिवलिंगों को लेकर ये यहाँ से पुणे दिल्ली की ओर पलायन कर रहे थे। लेकिन जब उल्लुग खां और नुसरत खां को हम बात करें, पता लगा कि हम उसी रास्ते से जाएंगे तो हमको पुनः टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ जालोर की ओर चल पड़े। जालोर कानड़देव शासक था उस समय जालोर का। इसके दो सेना नायक थे, एक का नाम था जैता और एक का नाम था देवड़ा। दो सेना नायकों के नाम मिलते हैं, देवड़ा, जैता और देवड़ा, दो सैनिक थे। दोनों सैनिकों ने उल्लुग खां और नुसरत खां पर आक्रमण किया और यहाँ से हम बात करें, जो सोम मंदिर में से जो शिवलिंग लाया गया था, जो माल लाया गया था, उसको जैता और देवड़ा द्वारा लूट लिया गया और इनको भेज दिया गया खाली हाथ। कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली। और दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने, महाराज हमारे सागे तो ई कियो, क्या कियो? बोले जैता और देवड़ा कानड़ देव के दो सैनिक थे, हम माल लूट कर ला रहे थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसे घिनौनी हरकत की, सारा माल ले लिया और हमको खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा। नाराज कौन हो गया? एके। कौन हो गया? एके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार पुनः मैं आपको दोहरान करवा देता हूं। देखो इसका जो सेना नायक है, सेना नायक, उसका भी नाम लिख सकते हो आप। सेना नायक था निम्बा, निम्बा सेना नायक था इसका। उसके द्वारा इन दोनों पर आक्रमण किया जाता है, निम्बा द्वारा। इसको ऊपर लिख देता हूं, सेना नायक, सेना नायक है, उसका नाम है निम्बा। ठीक है, एक बार पुनः देख लो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1299 में गुजरात अभियान के लिए दो सेना नायक नियुक्त किए, उल्लुग खां और नुसरत खां। उल्लुग खां और नुसरत खां मेवाड़ की सीमा पर प्रवेश कर रहे थे। उससे पहले जो समर सिंह थे उसका सेना नायक था निम्बा के द्वारा आक्रमण कर दिया गया उल्लुग खां और नुसरत खां पर। इनसे टैक्स लेकर इनको हार का मुंह देखना पड़ा और टैक्स स्वरूप इनको कुछ देकर इनको आगे बढ़ना पड़ा और गुजरात आए। गुजरात में करण सिंह बघेल थे। करण सिंह बघेल के साथ दोनों ने युद्ध किया, यहाँ पे इन्होंने जीत प्राप्त की तथा यहाँ पे सोमनाथ मंदिर से कुछ माल और शिवलिंग था उसे लूटकर जालोर के पास आकर बैठे और जालोर के समांतर होकर, यहाँ पे बताया जाता है उस समय जो सेना होती थी 10-20 हजार सेना होती थी, फसलों का नुकसान होता था, इस वजह से जो रास्ता दिया जाता था उसको टैक्स स्वरूप लिया जाता था। रास्ता तभी जाता था तब उससे कुछ टैक्स या रुपए लिए जाते थे। तो यहाँ पे देखा जैता और देवड़ा को पता चला कि उल्लुग खां और नुसरत खां दोनों भारी माल लेकर दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं। आक्रमण कर दिया, कानड़ देव के आदेश अनुसार दोनों को लूट लिया और खाली हाथ उनको लौटना पड़ा दिल्ली। दिल्ली कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो दोनों थे उल्लुग खां नुसरत खां, उनके द्वारा जो उनके साथ बीती जो कथा थी उसको सुनाया गया कि महाराज हमारे साथ तो ये किया गया। नाराज हो गया कौन? उल्लुग खां, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। अब हम बात करते हैं आगे, आगे कौन सा कदम उठाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक विश्वास पात्र सेना नायक था जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी एक सेना नायक था, इसका सेना नायक किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी। साहब इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा? याद हो जाएगा, बेसिक है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। जब उल्लुग खां और नुसरत खां द्वारा पराजय का मुंह देखना पड़ता है तब अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सेना नायक भेजा था?
किसके विरुद्ध? कानड़देव के विरुद्ध। यहां ध्यान दो, कानड़देव, कानड़देव है। एन मुल्क मुल्तानी को भेजा गया किसके विरुद्ध? कानड़देव के विरुद्ध। जैसे ही कानड़देव और एन मुल्क मुल्तानी दोनों की सेना, ये सेना है यहाँ पे, और इनको यहाँ आते हुए हो गई थी रात। इनको यहाँ आते हुए क्या हो गई थी? रात। और इधर कानड़देव भी अपने सेना नायकों के साथ यहाँ पे रात हो गई थी। पहले एक रूल था, एक नियम था कि रात के समय दो राजाओं के मध्य युद्ध नहीं होता था, सेना विश्राम करती थी। तो हम बात करें इधर एन मुल्क मुल्तानी और इधर कानड़देव, एन मुल्क मुल्तानी और इधर कानड़देव। बताया जाता है दोनों ने रात को इधर सोमरस, सोमरस जानते हो आप, सभी जानते हो सोमरस, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान में 8 बजे बंद हो जाता है। जानते हो ना सोमरस? सभी जानते हो, सभी बहुत होशियार हो। इसने भी सोमरस का सेवन किया और इधर एन मुल्क मुल्तानी दोनों ने सोमरस का सेवन किया। और बताया जाता है अपनी मस्ती में मस्त, रात का समय था, डीजे लगाया, फ्लोर वगैरह थे, डांस वगैरह, नृत्य वगैरह किए, अपने आप में भूल गए। और सोमरस पीने वाले आपको पता है तुरंत मित्र बनते हैं, तुरंत दोस्त हो जाते हैं सोमरस पीने वाले। इधर तो भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध? कानड़देव के विरुद्ध, और दोनों बन गए मित्र और आपस में सोमरस का रसपान करते हुए डीजे वगैरह पे डांस करने लगे। रात को ठीक मगन मगन मस्त होकर डीजे पर डांस किया। तब सुबह हुआ तो एन मुल्क मुल्तानी ने सोचा कि मेरे को महाराज ने भेजा था किसी काम, मेरे को महाराज ने भेजा था कानड़देव को बंदी बनाकर उनके समकक्ष उपस्थित करने के लिए, लेकिन मैंने तो ये क्या किया। तब ये एन मुल्क मुल्तानी जाता है किसके पास? कानड़देव के पास। तो कानड़देव के पास जाता है और ये कहता है कि मेरे को महाराज ने आपको बंदी बनाने के लिए भेजा था, अब तो ये हम दोनों मित्र बन गए, आप मेरे मित्र हो, और इस मित्रता का आप एक सुझाव मैं देता हूं, हम दोनों के बीच हम कर लेते हैं संधि। एन मुल्क मुल्तानी कहता है कि हम कर लेते हैं दोनों संधि, और ये संधि हुई थी 1305 में। 1305 में ये संधि हुई थी। तेरह सौ पांच में ये संधि हुई थी। और संधि की हम बात करें, संधि की शर्त रखी कि संधि के समकक्ष ये रखा गया कि कानड़देव को उपस्थित होना था किसके समकक्ष? अलाउद्दीन के समकक्ष। ये बता रहा है। हम बात करें एक इतिहासकार है जिसका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता, कई इतिहासकार है जो अलग अलग स्रोत बताते हैं। फरिश्ता है, एक नैन्सी है, फरिश्ता है, नैन्सी है, और हम बात करें फरिश्ता, नैन्सी, कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंधन, कानड़देव प्रबंधन, ये 3-4 जो ग्रंथ है उनसे पता चलता है। इसकी बात हम बात करें जो संधि हुई थी वो फरिश्ते द्वारा बताया जाता है कि एन मुल्क मुल्तानी को भेजा गया कानड़देव को बंदी बनाने के लिए, लेकिन कुछ अप्रिय कारण दोनों मित्र बन गए और दोनों के मध्य संधि हो गई। संधि हुई थी 1305 में। उसके तहत कानड़देव चला गया कहां पर चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब बताया जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संधि हुई थी किस किस के मध्य? एन मुल्क मुल्तानी, फरिश्ता के अनुसार। कानड़देव प्रबंध है और नैनशीरी ख्यात आदि ग्रंथ है। अब देखो यहाँ पे दरबार लगा दिया, ये देखो दरबार, ये दरबार लगा दिया और यहाँ पे सामने बैठे हैं एके, और इनके यहाँ पे अन्य राजा सामंत इस तरीके से बैठे हैं। ध्यान दो इधर,
यहां से प्रवेश किया किसने? कानड़ देव ने। कानड़ देव ने प्रवेश किया कहां पर? दरबार में, और यहां बैठ गए। कानड़ देव ने प्रवेश किया और अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर बैठ गए। किसके अनुसार बता रहा हूं मैं? फरिश्ता के अनुसार बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब हम बात करें, कानड़ देव बैठ गया इसके फ्रंट में, स्ट्रेट बैठ गया, बिल्कुल सीधा बैठ गया और इसके सामने बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को समझने लगा सिकंदर, कि मैं सिकंदर हूं और मेरा मुकाबला करने वाला इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अब इसको उकसाने के लिए, किसको? कानड़ देव को उकसाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी कुछ धर्म विरोधी बातें कहता है। ये कहता है कि इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सूरवीर, ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। इसने, कानड़ देव ने कहा एक बार दोबारा बोलना, मतलब थोड़ा व्यंग्यात्मक भावना से कहा कि एक बार दोबारा बोलना। फिर इसने कहा कि इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई वीर नहीं है, कोई सूर योद्धा नहीं है, कोई राजा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव ने एक बार और कहा कि आप एक बार और बोलना। तो इसने कहा कि इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, यानी आई एम सिकंदर। कानड़ देव तुरंत खड़ा हुआ और तलवार निकाल ली। बोला, अलाउद्दीन खिलजी, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, तलाला नहीं भूले, आ जाना। मैं आपको ललकार रहा हूं युद्ध के लिए। सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे जालौर दुर्ग स्थित है। जालौर दुर्ग, सुकड़ी नदी के किनारे जालौर दुर्ग स्थित है। मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। मेरे को पता है मेरी हार होगी, लेकिन फिर भी इस बेइज्जती के युद्ध से मंगल में युद्ध प्राप्त करूं, सॉरी मंगल में मृत्यु प्राप्त करूं, ताकि मेरा जो हम बात करें वंश है उसको आगे शौर्य प्राप्त हो। तो इतना कहकर कानड़ देव आ गया था जालौर। ये किसके अनुसार है? फरिश्ता के अनुसार। फिर बताया जाता है ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। दो कारण है, मैं आपको एक कारण बता चुका। ऐन मुल्क मुल्तानी को कानड़ देव के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा गया था। वहां पे कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण दोनों के मध्य मित्रता हो जाती है। 1305 में दोनों के मध्य संधि हो जाती है। उस संधि के तहत कानड़ देव चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वहां पे अलाउद्दीन खिलजी धर्म विरोधी बातें कर अलाउद्दीन कानड़ देव को उकसाता है। वहां पर कानड़ देव कुछ युद्ध के स्टेटमेंट, युद्ध के लिए ललकार कर अलाउद्दीन खिलजी को वहां से जालौर आ जाता है। ये था फरिश्ता के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो रहेगा नैन सिंह के अनुसार, और वो रहेगा एक प्रेम प्रसंग है उसी संधि के तहत, 1305 संधि के तहत, 1305 की जो संधि थी उसके तहत। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मेरे द्वारा जालौर इतिहास पढ़ाया गया उसमें आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।